हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ईपीएफओ 2022। जी हाँ, ईपीएफओ 2022 का जो प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम है उसकी डेट 21 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, 2 महीने का समय है। तो आज के टॉपिक में हम लोग ईपीएफओ 2022 के लॉ के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 100 में से आप 90 अंक कैसे ला सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट के क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 100 में से 90 अंक कैसे लाएं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य का के अनुसार क्या है। तो 3 उद्देश्य दिए गए हैं: साक्ष्य विधि का समेकन करना, परिभाषा करना और संशोधन करना। तो इसका जो आंसर है वो बी में दिया गया है, साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। तो ये 3 जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य का के अनुसार समेकन, परिभाषा और संशोधन करना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युकालीन कथन पर प्रमुख वाद नहीं है। तो खुशहाल राव, मोती सिंह, आर बनाम वर्सेस चेनिंग का मामला जो है ये मृत्युकालीन कथन से संबंधित नहीं है। धारा 32 की सब क्लास 1 में मृत्युकालीन कथन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। तो न्यायाधीश के द्वारा सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया है। साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सुनवाई वो भी न्यायिक प्रक्रिया है। और मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। तो आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। धारा 1 में जो कहा गया है जो है एफिडेविट और आर्बिट्रेटर के समक्ष जो है एविडेंस लागू नहीं होगा। इसी तरीके से एयरफोर्स, आर्मी पे लागू नहीं होगा, नेवल डिसिप्लिन पे लागू नहीं होगा। धारा 1 आप अच्छे से पढ़ लें, वहाँ पर आपको 6 परिस्थितियाँ दी गई हैं। उन 6 परिस्थितियों में एविडेंस लागू नहीं होता है। 7वां जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 से एविडेंस प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, दस्तावेज है। दस्तावेज की जो परिभाषा है वो धारा 3 में दी गई है। तो एक उपहांसांकन जो है वो दस्तावेज है। इसमें आंसर ये सही हो जाएगा। मौखिक साक्ष्यों के द्वारा संकेतों से किए गए साक्ष्य, ये मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में आएंगे। किसी व्यक्ति के द्वारा निश्चित शब्दों का कथन मौखिक साक्ष्य श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय पर विशेषज्ञों की राय जो है सुसंगत है। तो विदेशी विधि, विज्ञान, अंगुली चिन्ह, ये सभी इसमें आंसर सभी जो है सही हो जाएगा। सभी पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां एक विनिमय पत्र 5 सेट में तैयार किया जाता है, उनमें से कितने को साबित करना आवश्यक है। तो उनमें से सिर्फ एक को ही साबित करना आवश्यक है। तो जहाँ पर कोई चीज़ एक ही प्रक्रिया के द्वारा एक ही मशीन से तैयार की जा रही है, तो उस कितने भी सेट तैयार कर दिए जाएंगे तो वो सभी एक जैसे होंगे। तो उनमें से एक को ही साबित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य जिन्हें न्यायिक अपेक्षा में लिखा जाएगा। तो धारा 56 में न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य के बारे में बताया गया। धारा 57 में न्यायालय जिनकी न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। 58 में कहा गया कि एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, यानी कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और 55 में जो सिविल मामले में नुकसानी के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो बी वाला सही हो जाएगा, जिन्हें न्यायालय जो है न्यायिक अपेक्षा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 लागू होती है। वसीयत लेखों पर लागू होती है, अवसीयत लेखों पर लागू होती है, यानी दोनों पर लागू होती है धारा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मृतक विशेषज्ञ की पुस्तक में लिखी राय जो उसकी पुस्तक को साक्ष्य में प्रस्तुत कर न्यायालय में रखी गई है, किस श्रेणी में रखी जाती है। तो कोई पुस्तक किसी विशेषज्ञ के द्वारा लिखी गई, अगर वो मृतक घोषित कर दिया गया है तो उसकी पुस्तक साक्ष्य के किस श्रेणी में रखी जाएगी, इसके संबंध में प्रावधान जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा 60 है उसके परंतुक में दिया गया है। तो मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत रखी जाएगी। इसमें आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां किसी न्यायिक प्रक्रिया में किसी अध्यापक के हस्तलेख एक विवादित होते हैं कि अध्यापक किसी छात्र की राय सेट हो सकती है, तो छात्र की जो राय है वो किस धारा में सेट होगी। तो एक इंपॉर्टेंट केस रहा है समीर गुप्ता बनाम कानपुर विश्वविद्यालय, उसमें ये कहा गया है कि विशेषज्ञ छात्र को भी विशेषज्ञ माना जा सकता है। तो धारा 45 के अंतर्गत छात्र की जो राय सेट हो सकती है। धारा 46 में क्या दिया गया है, विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य के बारे में बताया गया। धारा 47 हस्तलेख के बारे में बताया गया है। तो मैं ऐसा आपको सभी धाराएं क्यों बता रहा हूं, तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर पहले देखा है कि आप 100 में से 90 अंक कैसे ला सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं या फिर कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, तो अक्सर कर क्वेश्चन जो है आगे पीछे धाराओं से ही पूछे जाते हैं। जो धाराएं दी जाती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप साथ साथ जब कोई क्वेश्चन एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये देखें कि किस में आपका आंसर दिया गया है, उसके साथ साथ जो धाराएं दी गई हैं उनको भी आप देखें कि ये इस धारा में क्या प्रोविजन दिया गया है। तो इस तरीके से आप यदि पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप गारंटी से मान लीजिए कि आप 100 में से जो है 90 अंक आराम से ला सकते हैं। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें तो उसके साथ जितनी भी धाराएं दी गई सभी धाराओं के बारे में जानने की कोशिश करें। तो आपको हमारे चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस के सिलेक्टेड
और इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे। आप सबसे पहले होम पेज पर जाएंगे, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। जब प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। यहाँ पर आपको प्री मेंस की सभी अलग अलग स्टेट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो यूपी एपीओ प्री एग्जाम सेलेक्टेड नोट्स जो है लॉ एंड जीके के भी आपको साथ में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी नोट्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे, एक ही प्लेलिस्ट में। आपको वीडियो ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, सिर्फ होम पेज पर जाना है और प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट के बाद जाके आप यूपी एपीओ प्री एग्जाम सेलेक्टेड नोट्स की प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको यूपी एपीओ 2022 कंप्लीट स्टडी नोट्स के नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस और संविधान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीके के अंतर्गत 8 प्रश्न आएंगे, तो वहाँ पर भी आपको सिलेक्टेड एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको पुलिस एक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ पर 15 नंबर पुलिस एक्ट से पूछे जाते हैं। आपको उसमें से 12 नंबर आराम से मिल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और इसकी पीडीएफ के लिए आप जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एविडेंस एक का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। सिलेक्टेड नोट्स हैं, आईपीसी के भी मिल जाएंगे, तो सीआरपीसी के भी कंप्लीट नोट्स पड़े हुए हैं और सिलेक्टेड वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप इनको फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। 2 महीने में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाना है और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को अवश्य प्लेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना समय से मिलती रहे। और उसके बाद आप जो है पीडीएफ के लिए ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लान दिखेंगे। तो सिल्वर एस प्लान जो है 159 का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ जो ईपी एपीओ से रिलेटेड हैं वो मिल जाएंगी। आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पुलिस एक्ट की सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो इनको फॉलो करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सक्षम साक्षी नहीं है। तो सक्षम साक्षी के संबंध में प्रावधान जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 में दिए गए हैं। कौन व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। तो मूर्ख व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है, पागल व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है जब वो सही अवस्था में आता है। तो 8 वर्षीय शिशु है वो भी सक्षम साक्षी हो सकता है जब उसकी परीक्षा की जाएगी कि वो अगर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सक्षम है। तो एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति जो प्रश्न समझने में असमर्थ है, तो जो व्यक्ति प्रश्न को समझने में असमर्थ है तो वो साक्षी नहीं दे सकता है, तो ये सक्षम साक्षी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किस धारा में किया गया है। तो धारा 109 में क्या दिया गया है, मालिक और अभिकर्ता के संबंध में सबूत का भार दिया गया है। 111 में क्या दिया गया है, समव्यवहार में सद्भाव को साबित किया जाना। 110 में जो है कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस धारा में दिया गया है। आंसर सी सही हो जाएगा। 112 जो सेक्शन है एविडेंस एक्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि विवाहित स्थिति के दौरान में बच्चे का यदि जन्म होता है 280 दिन के भीतर तो उस बच्चे को वैध माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि वो बच्चा नहीं है, अवैध है। तो ये जो धारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संबंध में आप थोड़ा अच्छे से रीड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा अंतः स्थापित नहीं की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है कि यस में पूछ रहा है या नो में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है नेगेटिव में पूछ रहा है, कौन सी धारा जो अंतः स्थापित नहीं की गई, आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत। तो आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत जो धाराएं ऐड की गई हैं उसकी डेट भी पूछता है किस तारीख को ऐड की गई हैं। तो 17/10/2000 को जो धाराएं ऐड की गई हैं तो उसमें 81 ए को ऐड किया गया था, 73 ए को ऐड किया गया, 47 ए को भी ऐड किया गया है। 114 जो है वो 2013 के अमेंडमेंट से ऐड हुई है। 2013 जो कि 114 जो है वो बलात्संग के संबंध में सहमति से संबंधित है, रेप के संबंध में सहमति ना देने के संबंध में है। तो आंसर इसमें बी सही है। लेकिन 81 ए में क्या प्रावधान दिए गए हैं ये भी आपको देखना चाहिए कि 81 ए में क्या दिया गया है। तो 81 ए में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के बारे में बताया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक शब्द हैं वो इसमें जोड़े गए हैं। 73 में वेरिफिकेशन डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं उसके बारे में, वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया। 47 ए में हस्ताक्षर जो है डिजिटल हस्ताक्षर उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से आपको जितनी भी ऑप्शन दिए गए हैं, जितनी धाराएं दी गई हैं उनको आपको साथ में देखते हुए चलना है जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश साक्ष्य ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। तो ये न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। जज डिसाइड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस किस धारा में दिया गया है, तो 136 में दिया गया है। धारा 5 में क्या कहा गया है कि कोई भी साक्ष्य जो है दिया जाएगा वो विवादित तथ्य सुसंगत तत्वों से सुसंगत होने चाहिए। और धारा 23 में सिविल मामलों में स्वीकृति के बारे में दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। धारा 148 क्या कहती है, 148 ये कहती है न्यायालय जो है निश्चय करेगा कि कब प्रश्न को पूछा जाएगा कब नहीं पूछा जाएगा, उसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं।
तो इसमें आंसर जो है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसंगत और ग्राह्यता। ये तो ना तो समानार्थी है और ना ही सविस्तृत है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें आंसर जो है सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथा का साक्ष्य आपको स्थापित करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर नेगेटिव में पूछ रहा है किस में नहीं दिया जा सकता है। धारा 41 में कितने प्रकार की प्रथाओं को दिया गया है। दीवानी प्रथा का सुखाधिकार प्रथा का अधिकार दिया गया है, प्रवर्त विषयक, दिवाला विषयक, नवाधिकार विषयक, ये सब दिए गए हैं, लेकिन उसमें आपराधिक अधिकार का नहीं दिया गया है। तो इसमें आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीकृतियाँ लिखित में होनी चाहिए, मौखिक में होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती हैं। IT एक्ट 2000 की द्वारा जोड़ा गया है, तो यहाँ दोनों आंसर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के किस अनुच्छेद यानी 20(3) के उल्लंघन के आधार पर चुनौती किस मामले में दी गई थी। तो 20(3) के आधार पर आर्टिकल 20(3) जो है संविधान का वो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये धारा 27 को किस मामले में चुनौती दी गई थी। धारा 27 कहती है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। तो इसके संबंध में जो धारा 27 को है किस मामले में वैध माना गया था, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू के मामले में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 43 में सुसंगत नहीं है। धारा 43 में क्या चीज़ सुसंगत नहीं है। दिवाला विषयक निर्णय, विवाह विषयक निर्णय, प्रोवेट, इसमें भी अपराध विषयक जो निर्णय है वो सुसंगत नहीं है। धारा 41 में जो तीनों दिए गए हैं, विवाह, दिवाला, पेरोवेट सभी दिए गए हैं, लेकिन अपराध विषय के बारे में नहीं प्रावधान दिया गया है। तो आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक दस्तावेज की परिभाषा दी गई है। लोक दस्तावेज की परिभाषा किस धारा में दी गई। 34 में देखिए आप क्या दिया गया है। धारा 34 में लोक पुस्तकों की प्रविष्टियों के बारे में बताया गया है। 35 कहता है कि पालन में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियाँ कब की जाएंगी। 74 लोक दस्तावेज के बारे में बताती है और 78 कहती है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को कब प्रूफ किया जाएगा। तो यहाँ लोक दस्तावेज की परिभाषा पूछ रहा है, तो धारा 74 में दी गई। आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय कम है, आपको अधिक से अधिक पेपर सॉल्व करने हैं। तो आपको सभी पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं वो सभी यूट्यूब चैनल पर हमारे मिल जाएंगे। इससे पहले हम 2 पेपर अपलोड कर चुके हैं। आज के पेपर हम लोग टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज मृत्यु से संबंधित है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 है वो किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो धारा 113 ये क्या कहता है, सुसाइड बाय मैरिड वुमेन विदिन 7 ईयर्स में। 113 भी दहेज मृत्यु के बारे में। 114 क्या कहती है कि न्यायालय कुछ तथ्यों को अस्तित्व में उपधारित कर सकेगा। 114 बी जो है कोई धारा एविडेंस में नहीं दी गई। 114 ए है जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा। 113 बी में दहेज मृत्यु के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीरा सिंह का बात सुसंगत है। मृत्युकालीन कथन से, विशेषाधिकार संशोधना से, पुलिस अधिकारी की गई संस्कृति से। तो कश्मीरा सिंह का जो वाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कई बार परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है। तो ये सही अभियुक्त की संस्कृति से संबंधित है। तो सही अभियुक्त की संस्कृति संबंध में प्रावधान जो है वो धारा 30 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषज्ञ की राय सुसंगत है किस धारा में। तो विशेषज्ञ की राय जो है वो किस धारा में सुसंगत होती है। तो विशेषज्ञ की राय जो है धारा 45 में सुसंगत होती है। आपको यहाँ पर ये भी देना, धारा 46 उसकी अस्तित्व के बारे में बताती है, विषय वस्तु के बारे में, और 41 में प्रोवेट विषय, नवाधिकार विषय, दिवाला विषय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विबंध से संबंधित किस धारा में। तो विबंध के संबंध में साक्ष्य अधिनियम का जो चैप्टर 8 है उसमें दिए गए 115 से 118 तक की धाराएं जो है विबंध से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ विबंध से पूछ रहा है, तो 115 विबंध से संबंधित है। 117 उसके कब्जादारी के संबंध में और अनुज्ञप्तिदारी के संबंध में। 114 देख ही चुके हैं कि न्यायालय जो है कुछ तथ्यों को अस्तित्व को उपधारित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ क्या है। तो पक्षद्रोही साक्षी जो व्यक्ति अपने फेवर के लिए उसको बुला के लाता है, वो उसके अगेंस्ट साक्ष्य देता है, यानी वो सत्य बोलना नहीं चाहता है, तो व्यक्ति पक्षद्रोही साक्षी कहा जाता है। इसके संबंध में प्रावधान है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो साक्षी सत्य बोलना नहीं चाहता है, पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ है। आंसर इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 किससे संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 1 है वो संहिता के नाम और उसके परिवर्तन से संबंधित है कि कब उसका परिवर्तन हुआ है, उसका नाम क्या है। तो आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध के आवश्यक तत्व हैं। तो अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला कि मानव प्राणी, दूसरा उसका दुराश्रय क्या होना चाहिए, तीसरा आपराधिक कार्य किया गया हो और उस कार्य से व्यक्ति को क्षति हुई है। तो ये जो 4 हैं वो अपराध के आवश्यक तत्व हैं। तो इसमें हेतु आवश्यक तत्व है नहीं, तो ये होगा नहीं आंसर। दूसरा है इसमें भी हेतु दिया है। तीसरा ज्ञान आश्चर्य कार्रवाई दी गई, ये भी नहीं है। तो आपराधिक मनस्थिति यानी इसमें दुराश्रय आ गया और आपराधिक कार्य, तो ये जो है अपराध के 2 आवश्यक तत्व हैं। और जो 2 रह गए वो मानव प्राणी और क्षति।
तो उस मानव प्राणी का कोई दुराश्रय है और उसने आपराधिक कार्य किया है और उस कार्य से व्यक्ति को क्षति हुई है, तो ये 4 आवश्यक तत्व जो हैं अपराध के आवश्यक तत्व कहे जाते हैं। तो इसमें आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आश्रय और समान आश्रय के मध्य अंतर किस मामले में दिया गया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर आपको सिर्फ सामान्य और समान देखना है, सिमिलर और कॉमन में अंतर करना है। तो इसके मध्य जो अंतर है वो सबसे पहले किस केस में दिया गया था? तो महबूब शाह बनाम किंग एम्परर के मामले में दिया गया था, जो कि धारा 34 आईपीसी से रिलेटेड है। और बरेंद्र कुमार घोष ये भी धारा 34 से संबंधित है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि महबूब शाह का जो वाद है वो किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। और जो बरेंद्र कुमार घोष ये भी धारा 34 से संबंधित है, ये पोस्टमास्टर जो हैं उनकी हत्या के संबंधित से जाना जाता है। और आर बनाम गोविंदा धारा 299 और 300 के मध्य अंतर के संबंध में है, यानी कि आपराधिक मानववध और हत्या के बीच अंतर किया गया था, तो इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 किससे संबंधित है? तो दुष्प्रेरण के संबंध में चैप्टर 5 में दिया गया। साधारण स्पष्टीकरण अध्याय 2 में दिया गया है। प्रयास अध्याय 23 में दिया गया है। और साधारण अपवाद धारा 4 में दिए गए हैं, यानी जनरल एक्सेप्शन जो 76 से लेकर के 106 तक में दिए गए हैं। तो आंसर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया पर आधारित कौन सी धारा है? तो यहाँ पर धारा 87 क्या कहती है कि सम्मति से किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। और 85 कहता है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो कि मत्तता में है, यानी नशे में है, और वो अपराध को करने में, निर्णय पर लेने में असक्षम है, यानी कि वो उसके इच्छा के विरुद्ध उसने नशा दिया गया है, वो अपराध की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। तो कहता है कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का मतलब है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। तो धारा यहाँ पर 85 जो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया से संबंधित है। आंसर इसमें जो है बी सही हो जाएगा। और 91 में है, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कार्य थपान के बिना स्वतः अपराध है, यानी कि स्वमोटो के संबंध में। और 96 कहा गया कि प्राइवेट प्रतिष्ठा के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं हो सकता है, इस सिद्धांत को किस धारा में बताया गया है? तो धारा 94 जो कहती है कि किसी व्यक्ति को धमकियों के द्वारा विवश किया गया, यानी कोई एक ताला खोलने वाला व्यक्ति है फॉर एग्जाम्पल, और उसको डाकू जो है धमकी देते हैं उसकी मृत्यु को, और ज़बरदस्ती से ताला खुलवाते हैं। तो जो ताला खोलने वाला व्यक्ति है वो धमकी में आकर के ताला खोल रहा है, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर जो मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं हो सकता है, तो धारा 94 से संबंधित हो जाएगा। तो धारा 88 प्रावधान देखा गया है। और 97 शरीर की तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार से संबंधित है। और धारा 100 जो है इसमें उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, जैसे कि अपहरण, रेप के मामले में, हत्या के मामले में, रात्रोग्रह वेदन के मामले में। तो ये 7 परिस्थितियाँ दी गई धारा 100 में। तो आपको धारा 100 भी अच्छे से पढ़नी है, इससे भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो ये जो धारा 21 में दिया गया है, आंसर इसमें पहला वाला ही सही है। और जो धारा 132 है इसमें मृत्युदंड के संबंध में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध जमाव के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो अवैध जमाव के लिए धारा 141 में विधि जमाव की परिभाषा दी गई है, तो उसमें कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। आंसर इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी को ये सोचते हुए मार डालता है कि ये बी है, तो ये किस अपराध के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये धारा 301 के अंतर्गत दंडनीय होगा। धारा 301 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रावधान दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं अंतरण विद्वेष का सिद्धांत। यानी कि किसी व्यक्ति को मारने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसको अंतरण विद्वेष का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ए का जो आशय वो बी को ये सोचते हुए मारता है कि वो ए है, तो यहाँ किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? तो 301 के अंतर्गत दंडनीय होगा। और 302 में हत्या के लिए दंड के बारे में बताया गया है। 303 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के दंड के बारे में बताया गया है, जिसको असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक वृद्ध मरणासन पुरुष अपनी पत्नी से कहता है कि वे उसे जहर दे दे ताकि उसकी दुखदायी पीड़ा का अंत हो सके। पत्नी वैसा ही करती है, पत्नी किस अपराध की दायी होगी? क्योंकि पत्नी को पता है उसका परिणाम उसकी मृत्यु होगा, तो पत्नी जो है यहाँ पर धारा 299 के अंतर्गत दायी होगी। धारा 300 का जो अपवाद दिया गया है, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा सम्मति से किया गया कार्य, तो वो अपराधी मानववध की कोटि में आएगा, यानी कि हत्या की कोटि में आएगा। तो धारा 300 के अपवाद 5 को भी देख सकते हैं, 299 में उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदोष परिरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दंड निर्धारित किया गया किस धारा में? तो यहाँ पर आपको सदोष परिरोध और सदोष अवरोध में डिफरेंस करना है। तो सदोष अवरोध के संबंध में धारा 339 प्रदान करती है, धारा 340 सदोष परिरोध के बारे में बताती है,
और 341 जो है इसका दंड इसमें दिया गया है और 340 का दंड इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर धारा 340 के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आंसर जो है इसमें आपका ये डी वाला सही हो जाएगा। 342 में सदोष प्रतिरोध के बारे में दंड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 18 वर्ष का लड़का लगभग 8 वर्ष की लड़की जो सो रही थी के कमरे में घुसा और उस लड़की की गुप्तांगों को क्षति पहुंचाई। इस केस में ए किस अपराध का दोषी होगा? तो इस केस में जो है ए धारा 354 मोडेस्टी भंग करने के अपराध का दोषी होगा। आंसर इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकैती को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो डकैती को धारा 390 में क्या लूट को परिभाषित किया गया है? चोरी कब लूट है, उद्यापन कब लूट है। 391 में डकैती को परिभाषित किया गया, आंसर बी सही हो जाएगा। 394 में क्या कहा गया है? यानी डकैती का दंड, सॉरी 395 है यहाँ पर, 395 में डकैती के लिए दंड के बारे में बताया गया है और 393 में जो है लूट का प्रयत्न के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति विरुद्ध अपराध यानी अननेचुरल ऑफेंस संभव नहीं, किसके द्वारा संभव नहीं? पुरुष के द्वारा, स्त्री के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा, जीव जंतु के साथ। तो इसमें जो आंसर है आपका सी सही हो जाएगा। जो प्रकृति विरुद्ध अननेचुरल ऑफेंस है, अननेचुरल ऑफेंस के संबंध में आईपीसी की धारा 377 में बताया गया है। तो जीव जंतु के द्वारा जो अपराध है वो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, संभव नहीं होगा जीव जंतु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक न्यायभंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट धारा 403 में क्या दिया गया है? 403 में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत है उसकी संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग कर लिया जाता है। 405 में आपराधिक न्यायभंग के बारे में परिभाषा दी गई है, इसमें आंसर बी सही हो जाएगा। 409 में क्या कहा गया है? कोई भी बैंक व्यापारी के द्वारा जो है आपराधिक न्यायभंग किया जाता है। 411 में चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति चिन्ह प्रॉपर्टी मार्क से कौन सी धारा संबंधित है? तो यहाँ पर धारा 479 संबंधित है। बाकी जो धाराएं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस पर फोकस ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंसरिया आवश्यक नहीं है, किस मामले में मेंसरिया आवश्यक नहीं है? हत्या के मामले में, चोरी के मामले में, लूट के मामले में, द्विविवाह के मामले में, यानी बाइगेमी का जो अपराध है इसका जो प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 494 में दिया गया है। इसमें मेंसरिया यानी दुराज से आवश्यक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किन मामलों में दुराज से आवश्यक नहीं है। तो जैसे कि राजद्रोह का अपराध हो गया, सेडिशन का अपराध 124A उसमें आवश्यक नहीं होता है। न्यायालय की मानहानि करना उसमें आवश्यक नहीं होता। व्यापरण अपराध 361-62 में वहाँ पे दुराज से आवश्यक नहीं होता है। सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना धारा 121 में वहाँ पर भी जो है मेंसरिया आवश्यक नहीं है। तो कठोर दायित्व के जो प्रावधान होते हैं उसमें भी मेंसरिया आवश्यक नहीं है, धारा 34, 154 उसमें। तो ये जो 6-7 मामले हैं जहाँ पर मेंसरिया दुराश्रय का होना आवश्यक नहीं है, तब भी अपराध घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर बनाम प्रिंस का केस किस मामले में निर्णित किया गया था, किस जज ने निर्णित किया है? तो आर बनाम प्रिंस का जो मामला है उस पर जो जज थे वो ब्लैकबर्न थे और जस्टिस मेलविल जो हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्होंने जो है आईपीसी की धारा 299 और 300 में अंतर को, आर बनाम गोविंदा के मामले में अंतर को समझाया है। तो इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है और ब्लैकबर्न जो है आर बनाम प्रिंस के मामले में थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें आंसर जो है आर बनाम प्रिंस का ये जस्टिस ब्लैकबर्न ने निर्धारित किया है केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कौन सा केस मेंसरिया से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा केस मेंसरिया दुराश्रय से संबंधित है। तो सेराज बनाम ड्यूबुर्जेन, ब्रेंड बनाम वुड, होप्स बनाम विंचेस्टर, तीनों बाद। तो यहाँ पर जो सभी केस ला हैं वो मेंसरिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 10 में पुरुष शब्द से क्या अभिप्राय है? तो धारा 10 में किसी भी उम्र का पुरुष या और किसी भी आयु की स्त्री, धारा 10 में परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी बाद इंडस वैली केस किस नाम से जाना जाता है? कौन से केस को जाना जाता है? तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि महबूब शाह का जो मामला है वो सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है और वरेंद्र कुमार घोष का मामला है वो पोस्ट मास्टर की हत्या के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बी से कहता है, ये बी से सहमत है, होता है कि ये बी की परीक्षा में नकल करने में सहायता करेगा। तो ये कौन सा अपराध हो गया? तो यहाँ पर आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अपराध हो गया 120A के अंतर्गत और इसका पनिशमेंट 120B में दिया गया है। दुष्प्रेरण 107 में दिया गया है, सामान्य आश्रय 34 में दिया गया है, सामान्य उद्देश्य 149 में दिया गया है। आईपीसी की धारा 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन जो है इसमें आपको डिफरेंस करने को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न अटेम्प्ट से संबंधित है। तो अटेम्प्ट से संबंधित जो धारा है, धारा 511 दिया गया है, लास्ट चैप्टर है, सिर्फ एक ही धारा दी गई है अटेम्प्ट से संबंधित अपराधों के प्रयत्नों के विषय में। और धारा 309 किससे संबंधित है? तो आत्महत्या से संबंधित है। 307 हत्या के प्रयत्न से संबंधित है। तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट धाराएं, इनको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण अपराध
कौन से अपराध जो हैं अपूर्ण अपराध हैं? बलवा 146 में दिया गया है, दंड 147 में पूर्ण अपराध है। आपराधिक प्रयत्न और विधि विरुद्ध जमाव पब्लिक न्यूसेंस, तो इसमें आपराधिक जो प्रयत्न है क्रिमिनल अटेम्प्ट ये अपूर्ण अपराध है। बाकी विधि विरुद्ध जमाव 141 में दिया गया, पब्लिक न्यूसेंस 268 में दिया गया है, तो ये सब पूर्ण अपराध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल्लाद जो मृत्यु निष्पादित एग्जीक्यूट करता है आईपीसी के किस आपराधिक दायित्व से उसको मुक्ति मिली है? तो धारा 78 में उसको आपराधिक दायित्व से मुक्ति मिली हुई है। धारा 78 में कहा गया है कि न्यायालय के आदेश या अनुसरण में किया गया कार्य जो उसके संबंध में वो व्यक्ति उसके लिए प्राधिकृत किया गया हो। 79 क्या कहती है? विधि द्वारा न्यायोन्मुक्त व्यक्ति। और 80 विधि पूर्व कार्य करने में दुर्घटना। 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट रक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ये सभी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पेनल कोड 1860 में कितने प्रकार के पनिशमेंट दिए गए हैं? तो इंडियन पेनल कोड 1860 की जो धारा 53 है उसमें 5 प्रकार के दंड दिए गए थे। एक जो है उसको रिपील कर दिया गया है, तो अब जो है 5 दंड बचे हुए हैं। तो 5 दंड कौन कौन से सिंपली याद रखना है आपको। डेथ पनिशमेंट, डीपी हो गया आपका, डेथ पनिशमेंट हो गया, उसके बाद लाइफ LI हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, और फिर इम्प्रिजनमेंट हो गया, जिसमें इम्प्रिजनमेंट में आपका जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो गया, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, SI सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और चौथा जो है आपका वो हो जाएगा आपका संपत्ति की जब्ती हो जाएगी, फॉरफीचर हो जाएगा, और 5वां जो है जुर्माना फाइन हो जाएगा। तो ये 5 दंड दिए गए हैं और छठा निश्चित कर दिया गया है धारा 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकनाडन नियम के अनुसार विधिक पागलपन मेडिकल पागलपन से भिन्न है, इसका क्या अर्थ है? तो बोध शक्ति यानी का पूर्ण जो लोप है, आंसर इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना समझ गुड़िया डोली इन कैपेक्स का सिद्धांत किस धारा से संबंधित है? तो डोली इन कैपेक्स का जो सिद्धांत है वो धारा 82 में दिया गया है, यानी 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, ना समझ गुड़िया इसको कहते हैं। और 80 में विधि पूर्व कार्य करने में दुर्घटना। 90 में सम्मति के बारे में दिया गया है, जिसमें सम्मति को सम्मति नहीं माना जाएगा यदि शिशु के द्वारा दी गई, 12 वर्ष से कम आयु के द्वारा दी गई। 95 में तुच्छ हानि धारा 95 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीम है, डी मिनिमस नॉन कुरेडलेक्स, अन्य विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। तो आपको इन सभी धाराओं को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, किंतु इसको दूसरों के लिए त्याग देना परम कर्तव्य है। ये किस केस में कहा गया है? तो किस केस में डिसाइड किया गया है? तो आर बनाम डुडले स्टीफन केस में डिसाइड किया गया है। तो धारा 81 से संबंधित है, आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना परम कर्तव्य है, लेकिन दूसरों के लिए इसको बलिदान कर देना परम कर्तव्य है, ये कहा गया है। तो इसके जो पूछ देता है कि इसमें कौन से जज थे, तो वो जज कॉलरिज थे, आपको याद रखना है। जज कौन थे? कॉलरिज, उन्होंने इसको डिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिनमें सहमति को स्वतंत्रता सहमति नहीं माना गया है। तो यहाँ पर धारा जो 90 आपको मैंने ऊपर बताया कि 12 वर्ष से कम आयु की शिशु के द्वारा दी गई सम्मति, उत्पीड़न धमकी वचन के द्वारा दी गई सम्मति को सम्मति नहीं माना जाएगा, ये कहा गया है। तो धारा यहाँ पर 90 जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका वो है बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 धारा 206 के अधीन छोटे अपराध से तात्पर्य है जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, जो मोटर वाहन अधिनियम 1939 के अधीन दंडनीय है, जो केवल 1000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय है। धारा 206 छोटे मामलों में, यानी सीआरपीसी की धारा 206 के बारे में पूछ रहा है, जो केवल 1000 से दंडनीय है, उनके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपराधिक मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन कोर्ट में किस धारा के अंतर्गत सुपुर्द किया जा सकता है? तो 209 में भी सुपुर्द किया जाता है और 323 में, और साथ साथ में 193 में भी सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणा के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है, तो आंसर आपका जो यहाँ डी वाला सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही हैं। धारा 324 में स्टाम्प विधि के अधीन अपराधों के बारे में प्रावधान दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 न्यायालय प्रतिकर देने का आदेश दे सकते हैं, किस धारा में दे सकते हैं? धारा 357 में न्यायालय प्रतिकर का आदेश दे सकते हैं। 344 में क्या दिया गया? मिथ्या साक्ष्य पर संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में बताया गया। 340 में कंटेम्प्ट कोर्ट की अवहेलना के बारे में बताया गया है। 361 में विशेष कारणों को अभिलिखित करने के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाग के विरुद्ध अभियोजन से संबंधित धारा है, तो 198 इसमें आंसर ए वाला सही है। 199 में मानहानि का अभियोजन दिया गया है। 196 में राज्य के विरुद्ध अपराधों का अभियोजन दिया गया। 197 में लोक सेवक और मजिस्ट्रेट के अभियोजन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो ये सभी धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो धाराएं दी जाती हैं सेक्शंस में, ऑप्शन में दी गई हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसको आप चाहते हैं कि 100 में से 90 अंक आपको मिले, तो आपको साथ साथ में सॉल्व करते समय सभी धाराओं को भी अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 बाई को एक्स उधार देना था। बाई का बैल जो है झरने के पास चल रहा था, एक्स उसे हटाकर अपने घर ले गया और एक्स से कहा कि उसी तभी छोड़ेगा जब उसे
धन का भुगतान कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बाई किस अपराध का दोषी होगा, तो ये जो है धारा 378 के उदाहरण में दिया गया है, वहाँ पर 16 अपराध दिए गए हैं, तो वह चोरी का अपराधी होगा, बाई जो है चोरी का दोषी होगा। आपराधिक न्यायिक भंग का जो प्रावधान है 405 में दिया, दंड उसका 6 में दिया गया है। उद्यापन के बारे में 383 से 389 तक में दिया गया है। आपराधिक दुर्विनियोग जो है 403 से 404 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी का अपराध लूट बन जाता है जब उसमें प्रयोग होता है, जब उसमें जीवन का खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो चोरी का जो अपराध है वो लूट बन जाता है। बल के संबंध में 350 में, विधि विरुद्ध जमाव का जो है 141 में दिया है। 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध जो है वो बलवा कहलाता है, ये कहा गया 146 144 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है, तो बेईमानीपूर्ण आश्रय आवश्यक तत्व है। चल संपत्ति ये भी आवश्यक तत्व है। दूसरे के कब्जे में से लेना ये भी आवश्यक तत्व है। अचल संपत्ति, तो चोरी के 5 तत्व दिए गए हैं, उसमें से अचल संपत्ति नहीं दिया गया है। बेईमानीपूर्ण आश्रय होना चाहिए, अचल संपत्ति यानी दूसरे के कब्जे में होनी चाहिए, और चौथा है कि विदाउट कंसेंट के लिया गया हो, और संपत्ति का जो है हटाया हुआ एक्शन है यानी रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये 5 चोरी के आवश्यक तत्व दिए गए हैं, तभी कोई अपराध चोरी का अपराध बनता है जब ये 5 तत्व उपस्थित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी पर थूक दिया, ए किस अपराध के लिए दायी होगा, तो ये जो है आपराधिक बल के प्रयोग के लिए दायी होगा धारा 350 के अंतर्गत। हमले 351 में दिया गया है, और मानहानि के लिए 499 में 599 दंड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी किस धारा को प्रवर्तित हुई थी, किस तारीख को आईपीसी प्रवर्तन में आई है, तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट डेट पूछ रहा है, तो 1 जनवरी 1862 को प्रवर्तन में आई। आंसर इसमें डी सही है। और 6/10/1860 को जो है 6 अक्टूबर 1860 को इसका एनेक्टमेंट डेट हुआ है, तो ये भी अधिनियमित तिथि पूछ रहा है। यहाँ पर आपको देखना है कि अधिनियमित पूछ रहा है या प्रवर्तन तिथि पूछ रहा है। तो यदि अधिनियमित पूछ रहा है तो 6 अक्टूबर 1860 हो जाएगी, और अगर प्रवर्तित तिथि पूछ रहा है तो 1 जनवरी 1862 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 धाराएं दोनों आईपीसी के संबंध में सही हैं, लेकिन आंसर इसमें जो प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में बिना लड़े 2 भाई लोक मार्ग पे एक दूसरे को गाली दे रहे थे, वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और ट्रैफिक बाधित हो गया, दोनों भाई किस अपराध के दोषी होंगे, तो वो किसी अपराध के दोषी नहीं है। यहाँ पर आंसर ये जो डी सही हो जाएगा। दंगा 159 में दिया गया है, जब लोक मार्ग पर और पब्लिक शांति भंग हुई हो तो दंगा का अपराध होता है। बलवा 146 में दिया गया है। रिस्ट 425 में, धारा 425 में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की जेब में हाथ डालने का प्रयास करता है किंतु जेब खाली थी, ये किस अपराध का दोषी होगा, तो ये यहाँ पर जो है चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा, धारा 511 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक अत्याचार परिभाषित किया गया है। आपराधिक अत्याचार किस धारा में, 441 में आपराधिक अत्याचार के बारे में बताया गया, 42 में गृह अत्याचार, 43 में रात्रो प्रचन्न अत्याचार, 45 में गृह वेदन के बारे में दिया गया। तो ये सभी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है, तो किन मामलों में जो है संपत्ति की यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में 103 से लेकर के 105 तक धाराएं दी गई हैं, और शरीर की सुरक्षा के संबंध में 100 से लेकर के 103 तक में दिया गया है, 102 में तक में दिया गया है। तो यहाँ पर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कब किसी की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती, लूट में की जा सकती है, चोरी में जब मृत्यु की आशंका हो तब की जा सकती है, रात्रि गृह वेदन में, तीनों में की जा सकती है, किसी अपराध को दोषी नहीं। तो यहाँ आंसर इसमें ए डी वाला सही हो जाएगा, इसमें नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी के किस धारा में लोप ओमिशन अपराध है, ना कि कोई कार्य अपराध है, तो धारा 508 इसके साथ में आप पढ़ सकते हैं। धारा 491 को भी, उसमें भी लोप को अपराध माना गया है, कार्य को अपराध नहीं माना गया। 508 में भी लोप को अपराध माना गया है, कार्य को अपराध नहीं माना गया है। 494 द्विविवाह के बारे में प्रावधान करती है, बाईगेमी के बारे में 496 में कपटपूर्ण विवाह पूरा कर लेना, सॉरी 296 है, 296 यहाँ पर जो है वो लोक जमाव में बाधा डालने के संबंध में है। 468 जो है वो न्यायालय में मिथ्या दस्तावेज की रचना के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा में भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का साक्षी के रूप में परीक्षण करने का प्रावधान दिया गया है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल और जो इनके संबंध में प्रावधान है उनकी कमीशन जारी करके परीक्षा करने के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो 284 में दिए गए हैं। 286 में कमीशन को निष्पादन के संबंध में बताया गया है, और 287 में साक्ष्यों की परीक्षा के संबंध में कमीशन के बारे में बताया गया है, तो इसमें आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटरीफिस एक्ट ऑटरीफिस कन्विक्ट का सिद्धांत किस धारा में दिया गया है, तो ये जो मैगजीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धारा 300 से रिलेटेड है, इसका आंसर ये सही है। इसके साथ साथ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 20 सब क्लास जो उसका 2 दिया गया है, 20(2) में प्रावधान दिया गया है, जिसमें कहा गया दोहरे दंड का सिद्धांत, यानी दोहरे दंड से संरक्षण के बारे में बताया गया है कि जब एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार दंडित कर दिया गया है
तो उसी अपराध के लिए उसका जो है दोबारा उसको पनिश नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान धारा 300 में दिया गया है। इसी से रिलेटेड जो संरक्षण है वो आर्टिकल 20(2) में दिए गए हैं। तो दोहरे दंड के सिद्धांत से संबंधित है। तो आर्टिफिस एक्टिव आर्टिफिस कन्विक्ट का जो सिद्धांत है वो दोहरे दंड का संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो आंसर इसमें ये सही हो जाएगा। धारा 300 में दिया गया है। 299 में क्या दिया गया है? 299 जो है फरार अपराधी के संबंध में साक्ष्य का अभिलेख, यानी कोई व्यक्ति जो है फरार हो गया है तो उनकी न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो उसकी साक्ष्य का अभिलेख किया जा सकेगा। 301 में जो है वो प्रोसिक्यूटर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, लोक अभियोजक होते हैं, उनकी उपस्थिति के बारे में बताया गया है, न्यायालय में कब उपस्थित होंगे। 304 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। तो संविधान में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 39 में निःशुल्क विधिक सहायता दिए गए हैं और यहाँ पर 304 में दिए हैं। तो ये रिलेट करके आपको पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर 304 बहुत इंपॉर्टेंट है, निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जैसा कि ऊपर बताया धारा 304 में दिया गया है। आंसर इसमें ये सही हो जाएगा। धारा 305 जो है प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि जब कोई भी निगम जैसे कि मान लो कॉर्पोरेशन है या सोसाइटी है वो अगर एक्यूज्ड हैं तो उसके संबंध में प्रक्रिया के संबंध प्रावधान दिया गया। धारा 307 बहुत इंपॉर्टेंट है, सह अपराधी की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। इस सह अपराधी को क्षमादान जैसा कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन जो 133 इसको साथ में पढ़ना चाहिए 307 के साथ में। 310 में जो है वो स्थानीय निरीक्षण लोकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभियोजन निदेशालय की स्थापना किस धारा के अंदर की जाती है? तो अभियोजन निदेशालय की स्थापना है वो 25A में की जाती है। आंसर इसमें बी सही है। धारा 25 आपको पता ही है कि APO जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो APO है वो धारा 25 में दिया गया है, उसका अपॉइंटमेंट धारा 25 के अंतर्गत किया जाता है। 167A CRPC में कोई धारा है नहीं। 45B ये भी जो है IPC में कोई धारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 170 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में राज्य के किसी भी स्थान पे, तो धारा 77 के अंतर्गत भारत के किसी भी स्थान में वारंट को निष्पादित किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। आंसर इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजद्रोहात्मक सेडिशियस बातों को फैलाने के लिए व्यक्तियों से प्रतिभूति ली जाती है, किस धारा के अंतर्गत ली जाती है? धारा 108 के अंतर्गत ली जाती है राजद्रोहात्मक बातों। 107 में अन्य व्यक्तियों से, 106 में दोष सिद्धि के संबंध में प्रतिभूति के बारे में है प्रावधान दिया गया है। 105 दस्तावेजों को परिवर्तित करने के संबंध में है। तो 106, 107, 108 और 109, 110 ये पांचों धाराएं आपको अच्छे से तैयार करनी है। 106 में 3 वर्ष के लिए प्रतिभूति यहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट के द्वारा ली जाती है। 107 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 वर्ष के लिए। 108 में राजद्रोहात्मक बातों के सेडिशन के लिए, सेडिशियस बातों के लिए जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 वर्ष के लिए प्रतिभूति बॉन्ड भरवाएगा। 109 में भी और 110 में अभ्यासी अपराधियों से। तो यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के प्रावधान दिए गए। आपको धारा 106 से लेकर 110 तक अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनल आर्डर किस कब पारित किया जाता है, किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 110 अभ्यासिक अपराधियों से संबंधित है प्रतिभूति के संबंध में। 130 जमाओं को तितर बितर करने के लिए सिविल बल। 133 में न्यूसेंस हटाने के लिए आदर्श आर्डर को पास करना। तो इसमें आंसर जो है सी सही हो जाएगा। 134 में न्यायालय की शक्ति के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्या जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए व्यक्ति का पुलिस रिमांड संभव है? तो बिल्कुल संभव है। किस धारा के अंतर्गत संभव है? तो धारा 309 जो है CRPC की, उसमें अगर कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में है तो सिर्फ 15 दिन के लिए जो है पुलिस रिमांड में भेजा जा सकता है। तो इसको आप धारा 309 को 167 के साथ में रिलेट करके पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आपको 24 आवर्स का प्रावधान मिलेगा। और साथ ही साथ में धारा 57 को भी आप धारा 57 और 167 और 309 को एक साथ आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन में पुलिस डायरी रखना आवश्यक है, किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 172 में पुलिस डायरी के संबंध में प्रावधान दिए गए। 171 में क्या दिया गया है? साक्ष्यों को पुलिस के साथ ना भेजा जाना और उनके साथ उनको ना रखा जाने के संबंध प्रावधान। 173 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग चार्जशीट फाइल करते हैं और पुलिस जो है पुलिस चार्जशीट फाइल करती है या फिर फाइनल रिपोर्ट लगाती है। 173 के अंतर्गत लगाती है। 174 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसकी जांच करके मजिस्ट्रेट को सौंपनी होती है पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्युदंड के पुष्टिकरण के लिए हाई कोर्ट के कम से कम कितने न्यायाधीशों की सिग्नेचर की आवश्यकता होती है? तो 366 से लेकर के 372 तक प्रावधान दिए गए हैं। धारा 366 से 372 चैप्टर 28 है। तो मृत्युदंड की जो पुष्टि के लिए जो हाई कोर्ट के समक्ष अगर सेशन न्यायालय के द्वारा मामलों को भेजा जाता है तो कम से कम 369 में 2 न्यायाधीश का प्रावधान दिया गया है कि 2 न्यायाधीश उसको हस्ताक्षरित करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी की धारा 468 में 2 वर्ष की अवधि के लिए दंडनीय अपराध की परिसीमा काल क्या होगा। 468 में परिसीमा काल दिया गया है, तो कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। एक वर्ष का कोई कारावास है तो वहाँ पर 1 वर्ष होगा। 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के बीच में 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष से अधिक का कोई परिसीमा काल नहीं दिया गया है। आंसर इसमें जी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व दोष सिद्धि, प्रीवियस कन्विक्शन को साबित करने से संबंधित कौन सी धारा है। तो प्रीवियस कन्विक्शन को संबंधित करने से संबंधित जो धारा है वो 298 में प्रीवियस पूर्व दोष सिद्धि दी गई है। यहीं पर आपको एविडेंस का जो सेक्शन है 14 सब क्लास 2 उसको भी देखना है, प्रीवियस दोष सिद्धि के बारे में बताता है। उसको आप 14 का जो एविडेंस का 14 का स्पष्टीकरण 2 7 में इसको रिलेट कर लें। और 296 में क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट धारा है, औपचारिक साक्ष्य के बारे में बताया गया है। 297 में है प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ ली जाएगी उनके बारे में बताया। 299 में है फरार अपराधी के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो फरार अपराधी के संबंध में धारा 299 को आपको पुलिस एक्ट के साथ रिलेट करना चाहिए। पुलिस रेगुलेशन का जो चैप्टर 19 है फरार अपराधियों के संबंध में दिया गया है, जहाँ पर पैरा आपको 215 से 222 तक में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस किससे संबंधित है। तो दीना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है वो मृत्युदंड के निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूट करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है। तो पुलिस विभाग का जो प्रधान अधिकारी है वो महानिदेशक होता है। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 1 में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध रजिस्टर में किसी भी अपराध को निकाल देने के लिए स्वीकृति आवश्यक है। किसकी आवश्यक है। तो पैरा 221 में कहा गया है जिला मजिस्ट्रेट की, और 220 में एसपी को पावर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व लाइन का प्रभारी अधिकारी कौन होता है। तो रिजर्व लाइन का जो प्रभारी अधिकारी है वो कौन होता है। तो रिजर्व निरीक्षक होता है। तो 21 पैरा में प्रावधान दिए गए हैं इसके संबंध में। तो प्रावधान जो है पैरा 18 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय में तैनात सभी पुलिसकर्मी लोक अभियोजक के नियंत्रणाधीन होंगे, ऐसा किस पैरा में बताया गया है। तो पैरा 39 में बताया गया है। इसमें आंसर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराध रजिस्टर का उल्लेख किस पैरा में किया गया है। तो पैरा 16 में अपराध रजिस्टर का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो पैरा 25 है उसको रिपील्ड ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है। तो ग्राम चौकीदार की जो नियुक्ति है वो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। इसमें आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस डायरी का उल्लेख किस पैरा में किया गया है। तो केस डायरी का जो उल्लेख है वो पैरा 108 में किया गया है। और यहाँ पर जो पैरा 103 है ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें FIR लिखने का दायित्व है उसके बारे में बताया गया है। तो 103 जो है इसको CRPC के साथ रिलेट करके 154 155 की धारा है उसको रिलेट करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 थाने का प्रसाधक अधिकारी है। थाने का प्रसाधक अधिकारी कौन होता है। तो थाने का प्रसाधक अधिकारी जो है पैरा 58 में दिया गया है, हेड कांस्टेबल होता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस एक्ट 1861 की धारा 7 संबंधित है। तो धारा 7 जो है वो अवर अधिकारियों की है, जो अधीनस्थ अधिकारी उनकी नियुक्ति पदमुक्ति से संबंधित है, जिसको हम लोग आर्टिकल 311 के साथ संबंधित जोड़कर पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग विभागीय कार्यवाही धारा 7 में विभागीय कार्यवाही दी गई हैं जो संविधान के अनुच्छेद 311 में दी गई हैं। तो यहाँ पर आंसर इसमें ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष पुलिस का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। तो धारा 17 में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति और 18 में उनकी शक्तियाँ और 19 में सेवा से इनकार करते हैं। तो 17, 18, 19 विशेष पुलिस अधिकारी के संबंध प्रावधान है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। 16 में संदाय की वसूली दी गई है। 14 में रेल या अन्य कर्मी के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। 15 में विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 पुलिस अधिकारी हमेशा कर्तव्य रूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे, ऐसा किस धारा में बताया गया है। तो जब भी आप थाने जाते हैं तो आपको थाना जो है हर समय खुला मिलेगा, कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद होगा। तो ऐसा प्रावधान जो है किस धारा में दिया गया है। तो धारा 22 में दिया गया है, यानी कि ऑलवेज ऑन ड्यूटी, पुलिस की जो ड्यूटी है ऑलवेज रहती है, यानी हमेशा कर्तव्य रूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया सकेंगे। धारा 22 में दिया गया है। 25 में कुछ संपत्तियों को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति दी गई है, यानी लावारिस संपत्ति जो है पुलिस कोई अधिकारी अपने कब्जे में ले सकेगा। 20 में प्राधिकार दिया गया है। 26 में संपत्ति को रद्द करने का जो है जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष पुलिस अफसर की नियुक्ति किस धारा में की जाएगी। तो विशेष पुलिस अफसर की नियुक्ति है वो धारा 17 में की जाएगी। 19 में सेवा से इनकार करते हैं। 25 में अदावाकृत संपत्ति को बसाधन में कोई पुलिस अधिकारी ले सकेगा। 28 में जो है पुलिस अधिकारी ना रहने पर प्रमाण पत्र की वापसी के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार पुलिस सब से ऐसे व्यक्ति सम्मिलित
हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं। तो ये जो है धारा 1 है पुलिस एक्ट 1867 की, उसमें जो व्यक्ति भर्ती किए गए हैं वो पुलिस शब्द से विपरीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, पुलिस यूपी अमेंडमेंट एक्ट 1939 किस तारीख को प्रवर्तित यानी लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 1939 को लागू हुआ है। आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवासियों या भूमि में हितवत व्यक्तियों के दुराचरण मिसकंडक्ट से पीड़ितों को कंपनसेशन दिए जाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो धारा 15A में कंपनसेशन के बारे प्रावधान दिया गया है। 17 विशेष पुलिस अधिकारी के संबंध में है और 16 वसूली के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन सड़कों पर किए गए अपराध और उनके दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 34 जो है सड़कों पर किए गए अपराध के संबंध में प्रावधान करती है कि कब कोई व्यक्ति धुन की जो है कितनी तेज होगी। और 38, 39, 40, 41 ये तीनों धाराएं जो हैं 38, 39, 40, 41 तक निश्चित कर दी गई हैं और धारा 6 और 11 को भी निश्चित कर दिया गया। तो आपको निश्चित धाराएं याद रखनी है। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं धारा 6 और धारा 11 और जो धारा यहाँ पर लिखी नहीं है 39। तो ये जो 3 और 6 धाराएं जो हैं इनको निश्चित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस बल के गठन का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो धारा 2 में पुलिस बल के गठन संगठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। धारा 4 में महानिरीक्षक के बारे में, धारा 6 में निश्चित कर दिया गया है। धारा 10 पुलिस अधिकारी बिना सूचना के अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 23 में पुलिस अधिकारी कर्तव्य दिए गए हैं। 21 में ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में। 22 कोई भी पुलिस अधिकारी जिले के किसी विभाग में नियोजित किया जा सकेगा यानी सदैव कर्तव्य पर रहेंगे। 24 में सूचना देने के संबंध में प्रावधान है। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हम लोगों ने यूपी एपीओ 2022 के लिए सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के टॉपिक को डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो अन्य लोगों को भी शेयर कर दें जिससे कि अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 में से 90 अंक कैसे लाए जा सकते हैं, तो आप जब भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं या कोई टेस्ट पेपर लगाते हैं तो आपको आंसर के साथ साथ जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं उन पर भी फोकस करना है कि किस धारा में अन्य प्रोविज़न क्या क्या दिए गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप पक्का 100 में से 90 अंक ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल के होम पेज पर जाना है और रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करना जिससे कि आपको आगे आने वाले जो वीडियो इनकी सूचना समय से मिलती रहे। तो ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक कर रहे हैं। और जो लोग PDF पाना चाहते हैं तो उन लोगों को प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको यूपी एपीओ प्री एग्जाम की सिलेक्टेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो एक ही जगह पर एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तो आप 2 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यूपी एपीओ फर्स्ट टाइम में आप क्लियर कर सकते हैं। और PDF के लिए आपको यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करना है और आपको ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद सिल्वर एस प्लान जो है 159 का जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एपीओ से रिलेटेड सभी सिलेक्टेड एग्जाम नोट्स जो हैं वो उनकी PDF आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।